Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We're back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 3rd of June 2024. 3 जून 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो उसको लाइक ज़रूर किया करो ना यार, प्लीज़ लाइक कर दिया करो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। एंड आपके लाइक से ही तो हमारा मोटिवेशन है, तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि हमारा ऐप टेम्स IAS आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द प्ले स्टोर। एंड इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे भी जुड़ सकते हैं आप लोग। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट में डाल दूंगा, सो डू दैट फ्रॉम योर एंड। नया कोर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉर द कंप्लीट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, है ना। और जो लोग हमारे CSAT कोर्स का हिस्सा थे उसमें कल प्रोबेबिलिटी के वीडियो भी डल चुके हैं, तो मतलब जो मेन पार्ट था वो पूरा क्वांट का हो गया है। और अभी अगले 1 या 2 दिन में आपका जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है और LR वाला पार्ट है उसका वीडियोस आ जाएंगे, है ना। तो डोंट वरी अबाउट दैट। 2 से 3 दिन में आपका पूरा लगभग ये वीडियोस पे डल जाएंगे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस के क्वेश्चंस के थ्रू। सबसे पहला सवाल आपको दिख रहा होगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। पहला कह रहा है ECB इज अ सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी ओवरसाइट बाय द RBI। दूसरा कह रहा है ऑल एंटिटीज एक्सेप्ट अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आर अलाउड टू रेज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। एंड तीसरा कह रहा है ECBs कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ रीपेमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग डेट ऑफ अ कंपनी। तो आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ना मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है जो मुझे दिख रहा है। पहला दूसरा तो सही है, तीसरा गलत है। भाई क्यों नहीं कर सकते आप रीपेमेंट ऑफ एक्सिस्टिंग डेट, है ना। तो आप कर सकते हो, इसके लिए भी कर, एक्सपेंशन के लिए तो कर ही सकते हो कंपनी के, लेकिन आप एक्सिस्टिंग डेट को खत्म करने के लिए भी ले सकते हो ECB, है ना। हो सकता है आपको टर्म इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल रहा हो, कुछ भी फायदा हो सकता है ना। तो ओनली 2। दूसरे सवाल पे आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट WTO के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। पहला कह रहा है द उरुग्वे राउंड culminated in the Marrakesh agreement which established the World Trade Organization। दूसरा कह रहा है the WTO members at the Bali ministerial meeting agreed to put in place a mechanism popularly called the peace clause on food subsidy। तो ये पहला तो कह रहा है कि उरुग्वे राउंड खत्म हुआ था मैराकेश एग्रीमेंट के साथ और इसके द्वारा WTO बनाया गया। दूसरा कह रहा है कि WTO के जब बाली की मीटिंग हुई थी वहां पे इन्होंने पीस क्लॉज स्टार्ट किया था। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। 1 only 2 only both या नन। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ, दोनों ही सही है, ठीक है ना। तीसरा सवाल आपके लिए रहेगा, बहुत ही आसान सवाल है। बता गाय का क्रेटर अभी न्यूज़ में भी था, आपको बताना है कौन सी कंट्री में है। आइसलैंड, रशिया, कनाडा, ग्रीनलैंड। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर करिएगा, है ना। ऐसे लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आएंगे, है ना। तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट आए थे अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के। तो दोनों जगहों पे जो प्रेजेंटली गवर्नमेंट है रूल कर रही है उसी ने जीता है। अरुणाचल प्रदेश में BJP ने जीता है और सिक्किम में सिक्किम SKM यानी कि आपका सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जो है उसने जीता है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं आज के। तो सबसे पहला जो न्यूज़ आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है रिगार्डिंग द इंडिया पार्टिसिपेटिंग इन 2 एक्सरसाइजेस। पहला नाम है रेड फ्लैग वॉर गेम्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये रेड फ्लैग वॉर गेम्स कहाँ पर होंगे? एक तरीके से मिलिट्री एक्सरसाइज ही है। इट्स अ मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज, रेड फ्लैग इसका नाम है, वॉर गेम्स। और ये अमेरिका के अंतर्गत अलास्का में होने वाला है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, रेड फ्लैग वॉर गेम्स अगर आपसे पूछा जाए या रेड फ्लैग एक्सरसाइज पूछा जाए तो ये अलास्का में अमेरिका में होने वाला है। एंड इसमें इंडियन एयरफोर्स जो है पार्टिसिपेट करेगी। इसके अलावा रिम पैक यानी कि रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज जो है नेवी की एक्सरसाइज है, उसमें इंडियन नेवी डिप्लॉय करेगी अपने स्टील्थ फ्रिगेट को, INS शिवालिक को, और वो उसमें पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है ना। तो रिम पैक इज एक्चुअली रिगार्डिंग द पैसिफिक रिम, है ना। रिम पैक का फुल फॉर्म भी यहाँ पे लिखा हुआ है, रिम ऑफ द पैसिफिक, है ना। और उसमें पार्टिसिपेट करने वाले। तो ये 2 एक्सरसाइजेस के बारे में इंपॉर्टेंट था। आई होप इंडिया के बारे में आपको पता चल गया होगा। दूसरा जो न्यूज आर्टिकल है, इन अ फाइट अगेंस्ट निपा साइंटिस्ट फाइंड न्यू वेज टू जनरेट वायरस लाइक पार्टिकल्स इन लैब। तो अब वही है कि वायरस लाइक पार्टिकल्स जो हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं, स्पेशली निपा के केस में। अब देखो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि इसके रिसर्च करना, थोड़ा इसके दवाई ढूंढना आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा भाई?
सिंपल सी बात है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस डिसीज़ है, इसलिए बायो सेफ्टी जो प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं निपा वायरस के केस में। तो अगर आप लाइव वायरस को स्टडी करोगे तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की डेंजरस हो सकता है, जैसे चाइना में हुआ। तो वैसी चीज़ ना हो, इस कारण से यहाँ पे वायरस लाइक पार्टिकल बनाने की वो की गई है जो मिमिक कर सकता है निपा वायरस को। तो दैट इज़ अ गुड अप्रोच टू स्टडी दिस, है ना, क्योंकि ये चीज़ अच्छी अप्रोच है ये। अब यहाँ पे ऑथर ने थोड़ा सा बताया था, लेकिन मैं आपको और ज़्यादा डिटेल देता हूँ निपा वायरस के केस में। ये देखो लिखा है जूनोटिक वायरस होता है निपा का, है ना, इट्स हाईली पैथोजेनिक, और इसको क्या बोलते हैं, पैरामाइक्सो वायरस। देखो लिखा हुआ है ना, पैरामाइक्सो वायरस। फर्टेलिटी रेट है लगभग 80% का, है ना, अफेक्टेड ह्यूमंस में फर्टेलिटी रेट लगभग 80% का होता है। एंड निप्पा के बारे में अगर हम बताएं, सबसे पहले बार ये मलेशिया और सिंगापुर एरिया में मिला 1998-1999 में मलेशिया और सिंगापुर में अफेक्ट हुए थे। और वहाँ पे पिग्स, याद रखिएगा, मलेशिया में एक जगह है, विलेज है सुंगाई निप्पा करके, मलेशिया में ही सुंगाई निप्पा नाम की जगह है, वहीं से इसकी स्टार्ट हुई, इसीलिए इसको निप्पा वायरस बोलते हैं, ठीक है ना। सुंगाई निप्पा का नाम जरूर याद रखिएगा। जूनोटिक वायरस होता है, ट्रांसमिट होता है एनिमल्स से ह्यूमंस में, इसीलिए इसको जूनोटिक बोलते हैं, ठीक है ना। एंड इट कॉजेज द निप्पा वायरस इंसेफेलाइटिस, एंड ये आरएनए या राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस होता है, याद रखिएगा। पैरामाइक्सोविरिडे फैमिली का है और राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है, आरएनए वायरस है, ठीक है ना, याद रखिएगा। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इट इज रिलेटेड टू द हेंड्रा वायरस। हेंड्रा वायरस भी रेयर जूनोटिक डिसीज ही है, एंड हेंड्रा वायरस से रिलेटेड होता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द निप्पा वायरस, याद रखिएगा जो चीज़ें मैंने आपको बताई। आगे मूव करते, टोंगा वोल्केनो कुड कॉज अनयूजुअल वेदर फॉर द रेस्ट ऑफ द डिकेड। अब ये मैंने ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको बताया ना कि वेबसाइट में जब आप जाएंगे तो वेबसाइट में आपको इजीली इन्फॉर्मेशन मिल जाया करेगी, है ना। तो लेट मी शो यू दैट एज वेल। मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो ठीक है, लेट मी ओपन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप आए और आपने देखा होगा कि दिस इज द पार्ट वेबसाइट द temsize.com। यहाँ पर लेटेस्ट करंट अफेयर्स में आपको सारी चीज़ें, देखो रेड फ्लैग वॉर गेम्स हमने पढ़ा अभी, अब हम हुंगा टोंगा वोल्केनो के बारे में हंगा टोंगा वोल्केनो के बारे में। तो ये क्या है हंगा टोंगा वोल्केनो, इसके बारे में देख लीजिए। इट इज़ लोकेटेड इन द वेस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन, याद रखिएगा कहाँ पे लोकेटेड है, वेस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। एंड इट इज़ वन ऑफ द 12 कन्फर्म्ड सबमरीन वोल्केनोज अलॉन्ग द टोफुआ आर्क। तो टोफुआ आर्क में लाई करता है। सबमरीन वोल्केनो मतलब अंडर वाटर वोल्केनो है। एंड ये टोंगा कर्माडैक वोल्केनिक आर्क बनता है। इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ द टोंगा कर्माडैक वोल्केनिक आर्क, उसका पार्ट है टोफुआ आर्क, उसमें ये लाई करता है, ठीक है ना। एंड इट इज़ एज अ रिजल्ट ऑफ द सबडक्शन ऑफ द पैसिफिक प्लेट बीनीथ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, तो वैसे भी आपको पता है कि कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है ना, ये जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है ना, कन्वर्जेंट बाउंड्री है, मतलब ओसी कोलिजन हुआ है यहाँ पे। और हमेशा सबडक्शन किसका होता है, हमेशा ओशियानिक प्लेट का ही सबडक्शन होता है। तो यहाँ पे पैसिफिक प्लेट जो है वो ओशियानिक प्लेट है, तो उसका सबडक्शन हुआ है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में, है ना। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये था। हुंगा टोंगा, हुंगा हापाई वोल्केनो इसको बोलते हैं। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। ये लोकेशन देखो तो देख सकते हैं आप, ऑस्ट्रेलिया के साइड में इधर पैसिफिक में, और न्यूजीलैंड के ऊपर आपको दिख रहा होगा हुंगा टोंगा हापाई वोल्केनो, ठीक है ना। अब इसके कारण अभी स्टडी में क्या पता चला है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो वाटर वेपर निकला था, ऐश इसमें इतना ज़्यादा नहीं निकला था जितना वाटर वेपर निकला था, और वो वाटर वेपर पहुंचा स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचा, ठीक है ना। स्ट्रेटोस्फेयर में आपको पता है कि ओजोन होती है, तो वहाँ पर अगर वाटर वेपर पहुंचे तो इट कैन डिप्लीट द ओजोन लेयर। एक तरीके से ग्रीन हाउस गैस का काम करता है वाटर वेपर वहाँ पे, और ग्रीन हाउस उसके कारण ये वहाँ पे ओजोन होल कॉज कर देता है, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने ये बताया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण थोड़ा टेम्परेचर भी बढ़ाया इस हुंगा टोंगा वोल्केनो ने, है ना। तो दिस इज हैज बीन प्रेडिक्टेड बाय द स्टडी कि इसमें ग्लोबल टेम्परेचर तो बढ़ा ही बढ़ा एंड ओजोन होल क्रिएट किया, है ना। तो ओजोन होल तो हालांकि बाद में रिगेन हो सकती है, लेकिन दिस इज द इफेक्ट विच इट हैज़ क्रिएटेड, ठीक है ना। एंड रीजनल वेदर को बहुत ज़्यादा इसने चेंजेस किए, है ना। इसके अलावा it is expected that it can lead to colder winters in Scandinavia part, है ना, स्कैंडिनेविया में, एंड नॉर्थ अमेरिका में वार्मर विंटर। ऑल दिस आर द इफेक्ट ऑफ दिस हुंगा टोंगा इरप्शन। तो आप सोच सकते हैं कि हुंगा टोंगा इरप्शन के इतने सारे इंपैक्ट बताए जा रहे हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस, आपको समझ में आ गया होगा। मेजर जो था इसका पार्ट वो लोकेशन था, ये सारी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी है।
ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। तो यहाँ पे देखो लिखा है एंगर सेपरेशन एंड द आफ्टर मैथ। आज जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। और लेट मी टेल यू कि ये आर्टिकल जो है किससे रिलेटेड है। ये आर्टिकल रिलेटेड है आपके आंध्र प्रदेश के क्रिएशन से। दिस इज रिलेटेड टू द आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना क्रिएशन। यहाँ पे सबसे पहले तो थोड़ा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट दिया गया कि किस तरीके से 1953 में, आपको याद होगा कि पोत्ती श्रीरामुलू जो थे, है ना, पोत्ती श्रीरामुलू, इन्होंने एक फास्ट एंड टू डेथ किया था, फिर इनकी डेथ हो जाती है बाद में 1952 में। और 1953 में फिर लैंग्वेज बेस्ड बेसिस पे इसको बनाया गया था, ठीक है। और 1956 में इसमें हैदराबाद स्टेट को इंक्लूड किया गया। तो फिर फाइनल जो स्टेट बनता है 1956 में, जो फजल अली कमीशन था उसके बाद जब फाइनल आता है उसका रिजल्ट, तो उसके बाद बनाया जाता है, ठीक है ना। फिर तेलंगाना एजिटेशन स्टार्ट हो जाते हैं 1969 में। और 1972 में फिर आंध्रा, जय आंध्रा शुरू हो जाता है। तो वहाँ से लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा दरारें शुरू हो जाती हैं और वहाँ पे तेलंगाना मूवमेंट शुरू होता है। और फिर फाइनली 2014 में, आपको पता होगा कि 2014 में आंध्र प्रदेश का क्रिएशन होता है। अब ऑथर ने कहा कि आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना दोनों अलग हो जाते हैं। अब ऑथर ने यहाँ पे इस आर्टिकल में बताया कि क्या इसके बेनिफिट्स रहे हैं और क्या इसके चैलेंजेस रहे हैं। तो देखो बेनिफिट्स की अगर हम बात करें कि क्या बेनिफिट्स हैं भैया आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करने के, तो मेन देखो ये लिखा है, द मेन बेनिफिट इज दैट द पीपल ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश नाउ हैव अ स्पेस टू आर्टिकुलेट देयर कंसर्न्स इंडिपेंडेंटली। भाई सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये कि दोनों जगहों के स्टेट के लोगों को अपने अपने कंसर्न्स बताने के लिए एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म मिल गया, ठीक है ना। एंड नाउ सिंस दे आर सेपरेट, तो लोगों के बीच में जो एनिमोसिटी थी, यानी कि जो लोगों के बीच में गुस्सा था और ये था, वो खत्म हो गया, कहीं ना कहीं कम हो गया, ठीक है ना। एंड इसके अलावा तेलंगाना वाले पार्ट में लोगों को लगता था कि भाई यहाँ के हमारे ऊपर आंध्रा के जो पॉलिटिशियंस हैं वो प्रेशर बना रहे हैं, तो वो पार्ट भी खत्म हो गया, वो भी हट गया। लोकल इश्यूज को हाईलाइट मिल गया, लोकल इश्यूज ज़्यादा प्रोमिनेंस रखने लगे हैं ना, तो ये भी एक बेनिफिट है। इसके अलावा जैसे कि पहले वहाँ लगता था कि आंध्र प्रदेश के लोगों को लगता था कि मतलब कि हमारे एक रीजन के रिसोर्सेज को यूज़ किया जा रहा है दूसरे रीजन में, हैदराबाद के ऊपर लगाया जा रहा है पूरा का पूरा, तो वो चीज़ भी बंद हो गई, ठीक है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर द बेनिफिट ऑफ दिस, बट इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस में बात करें तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट है 2014 के आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के, जो कि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं फुल्ली। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नहीं हुई है वो है कि इनकी कैपिटल अभी भी परमानेंट फिक्स नहीं हुई। कोई एक कैपिटल लेके चल रहा है, कोई 2 कैपिटल है, कोई 3 कैपिटल की डिमांड कर रहा है। आंध्र प्रदेश को 3 कैपिटल की डिमांड करता है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर कि अभी ये स्टेबिलिटी नहीं आई है, ठीक है ना। इसके अलावा जो यहाँ पे साउथ कोस्ट रेलवे जोन विशाखापट्टनम में स्टार्ट होने वाला था, वो काफ़ी लिम्बो में चला गया है, उसका कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो ऑल दिस थिंग्स आर द इशूज़ विच आर स्टिल पेंडिंग। देखते हैं क्या होता है, लेकिन दीज आर द इशूज़। आगे मूव करते हैं, कैन डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट इन देयर ओवरसीज काउंटर पार्ट। तो अब यहाँ पर अब सेबी ने एक ओपन क्वेश्चन रखा है कि भैया क्या ये स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्या स्टार्ट नहीं करना चाहिए, मतलब डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं हमारे, मतलब हमारे यहाँ के जो इन लोकल डोमेस्टिक फंड्स हैं इंडिया के, क्या उनको ओवरसीज काउंटर पार्ट्स में या यूनिट ट्रस्ट्स में इन्वेस्ट करने की परमिशन देनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अब देखो अगर आपसे कोई पूछे कि आप प्रेजेंटली नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो प्रेजेंटली भी कर रहे हैं, बट प्रेजेंटली डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, एक फीडर फंड के माध्यम से किया जाता है। ये इन्वेस्टमेंट जो भी किया जाता है, कोई लिखा है ना फीडर फंड, तो मैं आपको बहुत ईजी भाषा में समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा इस तरीके से बता रहा हूँ कि देखो अभी भी हमारे म्यूचुअल फंड्स अपने काउंटर पार्ट्स जो ओवरसीज काउंटर पार्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, फीडर फंड। अब फीडर फंड कैसे होता है, फीडर फंड एक तरीके से मतलब क्रिएट किया जाता है अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के उससे, और वो फिर जा करके वहाँ पे म्यूचुअल फंड, यूनिट ट्रस्ट, ईटीएफ या इंडेक्स फंड में जा करके इन्वेस्ट करता है। डायरेक्ट हमारे म्यूचुअल फंड्स नहीं इन्वेस्ट करते, उसके एक बार इसके लिए एक फीडर फंड बनाया जाता है, वो फीडर फंड फिर इन्वेस्ट करता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सेबी ने कहा है कि भैया डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकेंगे, लेकिन हाँ कुछ कंडीशंस रखी हैं ज़रूर। सबसे पहली कंडीशन ये रखी कि जो जिस ओवरसीज उस पर वो करेंगे वो हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट 20% तक ही होना चाहिए, 20% तक ही होना चाहिए, 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि लिमिट भी 20% ही सेट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि जो ओवरसीज फंड इंडिया में 20% तक इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, उन्हीं में ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक सबसे बड़ी कंडीशन तो यही है, तो एक याद रखना। लेट मी शो दिस इन द वेबसाइट ऑल्सो, वहाँ पे काफ़ी डिटेल में मैंने लिखा हुआ है, देखो आप, ठीक है। तो लेट्स ओपन दिस,
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेबी जो है उसने ये कहा है, इससे दो बेनिफिट होंगे। एक तो और ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम अट्रैक्ट कर सकेंगे, प्लस हमारे जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं वो जो है वो डाइवर्सिफाई कर सकेंगे। अभी केवल फीडर फंड के माध्यम से करते हैं। अब यहाँ पे ऑथर ने कुछ प्रपोजल दी, जैसे कि लिमिटेड एक्सपोजर, ओवरसीज इंस्ट्रूमेंट्स कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 20% एक्सपोजर टू इंडियन सिक्योरिटीज, ठीक है ना। तो एक तो वही कंडीशन जो मैंने आपको बताया कि ये ऐसी चीज़ है। दूसरा इससे बेनिफिट ये होगा कि सबसे पहले हमारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो डाइवर्सिफाई कर सकेंगे, उनको बेनिफिट मिलेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। यहाँ पे है पॉलिसी रेट शिफ्ट टू बी इन फोकस क्लोज ऑन द हील्स ऑफ पोल वोट। अब यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक बैठक होने वाली है। आपके लिए एक छोटा सा सवाल है, छोटा सा तो नहीं है लेकिन आप लोग को करना पड़ेगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए दो सवाल पूछ रहा हूँ मैं। एक तो इसकी मेंबरशिप के बारे में बता दीजिए कि कितने इसमें मेंबर होते हैं, कितने गवर्नमेंट से आते हैं, कितने कहाँ से आते हैं। दूसरा, वोटिंग का इसमें क्या सिनेरियो रहता है, मतलब कि जो डिसीजन लिए जाते हैं वो कैसे लिए जाते हैं, ठीक है ना। और आरबीआई गवर्नर के पास कौन कौन सा वोट होता है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बहुत बार मैंने पढ़ाया है, आज एक पहली बार नहीं है, बहुत बार पढ़ाया है, ठीक है ना। अब एक तो आपको पता होगा कि पॉलिसी रेट कौन सा रेट होता है। तो इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए आरबीआई क्या करता है कि बार बार इसमें रेपो रेट में शिफ्ट करता है, रेपो रेट में शिफ्टिंग करता है। रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें बैंक्स जो होते हैं वो आरबीआई से जब पैसा लेते हैं ना, तो जिस रेट पे वो लेते हैं तो वो रेपो रेट कहलाता है। तो वही वाली बात है कि अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा रहा है, इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन को घटाना चाहता है। और अगर आरबीआई रेपो रेट घटा रहा है तो मतलब कि वो थोड़ा इन्फ्लेशन चाहता है मार्केट इकोनॉमी में। अब इसी आर्टिकल में एक टर्म आया था जिसका नाम है डिसइन्फ्लेशन, ठीक है ना। एक टर्म था जिसका नाम क्या है, डिसइन्फ्लेशन। ये डिफ्लेशन नहीं लिखा है, डिसइन्फ्लेशन लिखा है। तो डिसइन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है मैं बता दूं, जब इन्फ्लेशन के रेट में स्लोनेस आए। मान लो, मतलब डिफ्लेशन का मतलब क्या आता है कि प्राइसेस घटने लगे, मतलब प्राइसेस, इन्फ्लेशन नहीं है, अब डिफ्लेशन हो रहा है मतलब प्राइसेस घटने लगे। बट डिसइन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन के रेट में थोड़ा मतलब कमी आए। मतलब मान लो अभी 6% के रेट से इन्फ्लेशन चल रहा था, अब इन्फ्लेशन अगर 4% के रेट से चलने लगा, तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन के रेट में मंदी आई है ना। तो ये जब इन्फ्लेशन के रेट में मंदी आती है, मतलब प्राइसेस अभी भी बढ़े हैं लेकिन अब वो जो पहले के कंपैरिजन में थोड़ा कम बढ़े हुए हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था जो मैंने आपको बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके अलावा यहाँ पे कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन मेंशन्ड है। तो देखो, कोर इन्फ्लेशन लिखा हुआ है हेडलाइन माइनस फूड एंड फ्यूल। तो कुल मिलाकर के जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है वो टोटल इन्फ्लेशन होता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन आपकी इकोनॉमी का टोटल इन्फ्लेशन होता है, उसमें फूड की और फ्यूल की भी वैल्यू इंक्लूड की जाती है। लेकिन जब आप कोर इन्फ्लेशन की बात करते हो तो उसमें आप फूड और फ्यूल को इंक्लूड नहीं करते। याद रखिएगा, कोर इन्फ्लेशन में फिर आप फूड एंड फ्यूल को इंक्लूड नहीं करते हो। अब दूसरा यहाँ पे लिखा है पुश एंड पुल फैक्टर्स, ठीक है ना, पुश एंड पुल फैक्टर। तो एक होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, एक होता है डिमांड पुल। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कॉज होता है जब आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। और एक होता है कॉस्ट पुश, मतलब कि जब आपकी रॉ मटेरियल्स की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी तो भी इन्फ्लेशन होगा। तो एक डिमांड पुल फैक्टर होता है, कॉस्ट पुश फैक्टर होता है। तो ये आप दोनों याद रखिएगा, जो मैंने आपको बताया लिख लीजिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो कि आज डिस्कस करने थे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।